नमस्कार। आज हम स्मार्ट एंड पावर सिस्टम्स लिमिटेड पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये कंपनी 2014 में शुरू हुई थी। और ये पावर बैकअप और सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करती है। जी हमारे पास जो जानकारी है वो एक फाइनेंशियल डेटा स्नैपशॉट से है, जैसे स्क्रीनर वगैरह से मिलता है। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि इस डेटा के आधार पर कंपनी के बिजनेस, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और जो मुख्य बातें हैं उन्हें तेजी से समझें। और ये कंपनी इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि ये एक तेजी से बढ़ते हुए सोलर एनर्जी सेक्टर में है और इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स भी काफी दिलचस्प लगते हैं। बिल्कुल। तो पहले ये समझते हैं कि स्मार्ट एंड पावर असल में करती क्या है। ये पावर बैकअप सिस्टम्स जैसे होम यूपीएस हाँ और सोलर प्रोडक्ट्स जैसे इन्वर्टर, पावर कंडीशनिंग यूनिट्स यानी पीसीयूज, जी, और चार्ज कंट्रोलर्स, इनको डिजाइन और असेंबल करती है। हाँ, और इसके साथ ही ये सोलर पैनल्स और बैटरीज की ट्रेडिंग भी करते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनी है। अच्छा, चलिए अब इसकी फाइनेंशियल सेहत पर आते हैं। कुछ अच्छी बातें दिख रही हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल दिख रही हैं। देखिए, इक्विटी पर रिटर्न मतलब आरओई वो काफी प्रभावशाली है। कितना? हाल का आंकड़ा है 39.7% और पिछले 3 साल का औसत देखें तो वो 45.8% है। ये तो काफी अच्छा है। जी, इसी तरह कैपिटल पर रिटर्न आरओसी वो भी 41.0% पर काफी मजबूत है। और ग्रोथ कैसी रही है, बिक्री वगैरह? बिक्री में पिछले 3 सालों में औसतन 8% की सालाना वृद्धि हुई है, लेकिन जो मुनाफे में बढ़ोतरी है वो काफी उल्लेखनीय है। अच्छा। हाँ, औसतन 47% सालाना। ये आंकड़ा इंडस्ट्री में कई कंपनियों से बेहतर हो सकता है। वाह, इस ग्रोथ को थोड़ा और खोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये साफ दिखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। बिक्री लगातार बढ़ी है। मार्च 2022 में करीब 160 करोड़ थी और मार्च 2025 तक अनुमानित 201 करोड़ तक पहुंच गई है। ठीक है। और इसी दौरान प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी वो भी 6 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ग्रोथ तो साफ दिख रही है। यहीं पर मतलब कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है क्योंकि कुछ संभावित चिंताएं भी हैं। अच्छा, जैसे कि? डेटा स्नैपशॉट में कुछ कॉन्स यानी कमजोरियां बताई गई हैं। एक तो ये कि कंपनी शायद ब्याज की लागत को कैपिटलाइज कर रही हो। कैपिटलाइज मतलब ब्याज के खर्चे को सीधे मुनाफे से घटाने के बजाय वो उसे अपनी संपत्ति के मूल्य में जोड़ रही हो। इससे शुरू में मुनाफा ज्यादा दिख सकता है। समझ गया। और एक वर्किंग कैपिटल वाली बात भी थी। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्किंग कैपिटल डेज यानी कंपनी का पैसा ऑपरेशंस में कितने दिन फंसा रहता है। हाँ। वो 49.9 दिनों से बढ़कर 75.8 दिन हो गए हैं। ओह, तो इसका क्या मतलब हुआ बिजनेस के लिए? हो गया है। अच्छा। इसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल के आंकड़ों से भी देख सकते हैं, जो सिर्फ 2 दिनों से बढ़कर 86 दिन हो गया है। 86 दिन, काफी ज्यादा। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो भले ही कंपनी मुनाफा कमा रही है, उसे नकदी में बदलने में अब ज्यादा समय लग रहा है। तो कैश फ्लो पर असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये हो सकता है बढ़ती बिक्री को संभालने के लिए ज्यादा इन्वेंट्री रखने या ग्राहकों से पैसा मिलने में देरी की वजह से हो। तेज ग्रोथ वाली कंपनियों में यह आम है, पर यह कैश फ्लो पर दबाव डालता है। हाल का जो नेट कैश फ्लो है -3 करोड़, वो भी शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, ये चिंता की बात है। अब स्टॉक पर आते हैं। मार्केट कैप कितना है इसका? मार्केट कैप करीब 273 करोड़ रुपए है और मौजूदा कीमत लगभग 144 रुपए प्रति शेयर के आसपास चल रही है। और पीई अनुपात? पीई अनुपात 21.4 है। हाल में कीमत में कुछ गिरावट भी हुई है, करीब 5%। और डिविडेंड तो नहीं देती कंपनी? नहीं, डिविडेंड यील्ड 0 है। हाल में कीमत गिरी है। हाँ, ठीक है। अब अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एक और चीज देखने वाली है ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। हाँ, वो जरूरी है। कुल मुनाफा तो बढ़ा है जैसा हमने देखा, लेकिन ईपीएस के आंकड़ों में काफी उतार चढ़ाव है। कितना? पहले 16.90 रुपए था, फिर गिरकर 51.60 हुआ, फिर बढ़कर 11.90 और हाल में मार्च 2025 के अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 8.51 रुपए रह गया है। हैं? मुनाफा बढ़ने के बावजूद ईपीएस में इतनी गिरावट, ये कैसे? ऐसा लगता है कि ये मार्च 2024 और मार्च 2025 के बीच इक्विटी कैपिटल में हुई बड़ी बढ़ोतरी से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ से बढ़कर सीधे 15 करोड़ हो गई। ओहो। तो जब कंपनी नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाती है तो कुल शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। हाँ, तो प्रति शेयर कमाई कम हो जाती है। बिल्कुल, भले ही कुल लाभ बढ़ रहा हो, प्रति शेयर लाभ कम हो जाता है।
ये दिखाता है कि हाल ही में कोई बड़ा कैपिटल रेज हुआ है या कोई पुनर्गठन हुआ है। ये पूरी तस्वीर बदल देता है थोड़ा। तो कुल मिला के क्या समझें इसे? देखिए, ये एक उभरते हुए मतलब सोलर और पावर बैकअप जैसे अहम क्षेत्र में बढ़ती हुई कंपनी है। हाँ, इसके प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े जैसे ROE, ROC वो काफी मजबूत हैं। सही। लेकिन इसे वर्किंग कैपिटल के बढ़ते दबाव और कैश फ्लो की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, वो कैश कन्वर्जन साइकिल वाली बात। जी, और साथ ही हाल में जो इक्विटी बढ़ी है उसने EPS पर असर डाला है। एक और बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा उपलब्ध नहीं है, तो वो जानकारी की एक कमी है। ठीक है, तो ये एक मिला-जुला नजरिया देता है। ग्रोथ है, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो मजबूत ग्रोथ और लाभप्रदता वाली कंपनी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैश फ्लो पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। और हाल के इक्विटी बदलावों ने EPS को कैसे प्रभावित किया है, ये समझना जरूरी है। सही कहा। अब अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। भविष्य में सरकारी नीतियां, खासकर सोलर एनर्जी को लेकर या फिर बैटरी स्टोरेज तकनीक में कोई बड़ा बदलाव, हाँ, वो तो बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, तो वो स्मार्टन पावर जैसी कंपनी को कैसे प्रभावित कर सकता है, और खास तौर पे क्या ऐसे बदलाव उसके पहले से ही बढ़ते वर्किंग कैपिटल चक्र पर और दबाव डालेंगे या शायद उसे सुधारने में मदद करेंगे, ये देखने वाली बात हो।